हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है उसका क्वेश्चन नंबर 3.13 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो, हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड से आपको कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम बनाना है। अब आपको पता है, देखो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहां से एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैल्शियम के अंदर जाएगा 1 मोल। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैल्शियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, अगर मेरे को ये 1 मोल मेरे को अगर कैल्शियम चाहिए तो मेरे को 2 मोल चार्ज है वो देना पड़ेगा। 2 मोल चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। और 1 मोल कैल्शियम का मतलब कितना होता है, जितना इसका मोलिकुलर मास होगा, यानी कि 40 ग्राम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर्म या कैल्शियम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी आपके पास रिक्वायर होगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 1 फैराडे, जिसको हम बोलते हैं 96500 कूलम। तो यहां से अपने को 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो, इस 1 ग्राम अगर कैल्शियम होता तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती, 2/40। और हमें कितना गिवन था, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए कितनी रिक्वायर होगी, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए रिक्वायरमेंट होगी 2 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि ये आपके पास आ गया 1। तो आपको 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। ये आंसर हो गया। ये था आपका इसका पहला पॉइंट। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट जो है दैट इज 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। फ्रॉम मोल्टन Al2O3, यानी कि सेकंड देखो, सेकंड इसी तरह से सिमिलरली कि 1 मोल एल्यूमिनियम Al2O3 से आपको 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है। Al2O3 के अंदर एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 और यहां पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी कि आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, यानी कि आप लिख सकते हो 1 मोल एल्यूमिनियम तब डिपॉजिट होगा जब आपके पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसको देंगे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसको देंगे। 1 मोल जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो मास होगा वो होगा 27, इसका जितना मोलर मास होता है उसके बराबर, यानी कि 27। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितना 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है 3 फैराडे। तो हो गया 3 फैराडे। 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/27 और गिवन था आपको 40 ग्राम के लिए, 40 ग्राम के लिए निकालना था। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम require electricity 3 divided by 27 multiply by 40। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.44 फैराडे। ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। इसमें कूलम में पूछ लिया, फैराडे में नहीं पूछा, कोई बात नहीं। 1 फैराडे 96500 कूलम के बराबर होता है, तो हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले पॉइंट का सबसे पहले 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O और उसका ऑक्सीडेशन करवाना है O2 के अंदर। तो जो रिएक्शन होगी वो होगी O2, साथ में आपके पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये
2 लगा दिया, एक ऑक्सीजन था तो हाफ, और ये हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर 1 मोल ऑफ H2O को मैं O2 के अंदर कन्वर्ट करता हूं, 1 मोल H2O को O2 के अंदर कन्वर्ट करता हूं, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर कितनी होगी? 2 फैराडे। 1 मोल H2O को कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, यहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहां से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां से आपके पास 2 फैराडे मतलब हो गया 2 × 96500 कूलम, यानी कि ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 193000 कूलम। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 फैराडे चार्ज होता है वो बराबर होता है 96500 कूलम के, और ये बराबर होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास सेकंड पॉइंट के अंदर 1 मोल FeO को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? Fe2O3 के अंदर। Fe2O3। अब देखो इसके अंदर 1 मोल FeO को आपको कन्वर्ट करना है Fe2O3। Fe2O3। अब यहां पे देखा जाए तो देखो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि बैलेंस करते हैं सबसे पहले इसको। जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये हो गया, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन बैलेंस हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन आएगी, तो यहाँ पे 2 और 2 4, तो ये आपके पास आ गया, इस साइड है 3, तो अगर मैं इसको कर दूं हाफ, ये रिएक्शन हो गई मेरे पास। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो आयरन है, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो यहां से देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ Fe2 पॉजिटिव ये कन्वर्ट हुआ है ट्वाइस ऑफ Fe3 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? +2 से +3 गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और 2 आयरन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। मतलब 2 मोल FeO को कन्वर्ट करने के लिए, 2 मोल FeO को कन्वर्ट करने के लिए टोटल 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो 1 मोल के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी? 1 फैराडे। आप लिख सकते हैं यहां से फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ FeO requires इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इज इक्वल टू 2 फैराडे। कैसे पता लगा? यहां से भी देख सकते थे आप, इस रिएक्शन से ही देख सकते थे, +2 से +3 गए हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? लूज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और यहाँ पे 2 क्या है आपके पास? Fe है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए होंगे। लेकिन ये किसके लिए हुआ? कब हुआ? जब ये 2 मोल FeO थे। अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल FeO होगा तो आयरन ऑक्साइड होगा, तो कितना चार्ज रिक्वायरमेंट होगा? 1 फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला तरीका ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है NiNO3 ट्वाइस का, ठीक है, और निकिल डिपॉजिट हो रहा है उससे, तो यहां से निकिल डिपॉजिट हो रहा है, और दिया है आपको पास करंट दिया है, करंट I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, टाइम दिया है कितना? 20 मिनट, टाइम दिया है 20 मिनट। 20 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60, 20 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि हो गया आपके पास 1200 सेकेंड, ये हो गया। अब देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे निकिल है, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कैसे है? क्योंकि NO3 नेगेटिव होता है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, तो इस पे पूरे पे -1 चार्ज हो गया, तो यहां से निकाले तो X प्लस 2 NO3 नेगेटिव है, और उस पे 1 पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज 0, तो X की वैल्यू आ गई +2। तो यहाँ पे निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 के अंदर जा रहा है, निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 के अंदर जा रहा है, मतलब क्या हुआ? मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं
कि यहां से Ni2 पॉजिटिव है, Ni2 पॉजिटिव वो निकिल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड। तो अब देखो यहां से अपने पास अपने को निकालना क्या है, निकालना है आपको व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपॉजिटेड, W निकेल आपको निकालना है, ये निकालना है। और हमने पढ़ा था फैराडे फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ जो W होता है वेट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया था तो वैल्यू आई थी Z मल्टीप्लाई बाय Q, Z मल्टीप्लाई बाय Q। Z क्या था यहाँ पे, Z था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो ये तो इक्विवेलेंट वेट हो गया, और 96500 ये तो होता है Z। Q होता है चार्ज, और चार्ज बराबर होता है Q इज इक्वल टू IT के बराबर होता है, तो यहां से W आ गया Z मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। सारी चीजें अपने पास पुट कर देंगे, W हो जाएगा आपके पास Z की वैल्यू देखो मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। अब निकिल का मोलर मास कितना होता है, तो निकिल का मोलर मास होता है 58.7 निकिल का मोलर मास है, डिवाइड बाय n फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए और गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए गेन, तो n फैक्टर हो गया 2, मल्टीप्लाई बाय नीचे आ गया 96500, ये तो आपके पास आई Z की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z, मल्टीप्लाई बाय I कितना है, I इज द 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर है, मल्टीप्लाई बाय T कितना है 1200 सेकेंड, तो ये हो गया आपके पास। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 1.825 ग्राम, 1.825 ग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता था, दूसरा तरीका देखो आप क्या कर सकते थे, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि सबसे पहले आप चार्ज निकाल लेते, Q बराबर होता है IT के, Q बराबर होता है IT के, I आपको दिया था कितना 5 एम्पियर, T हमने निकाल लिया था 1200 कूलम, सॉरी 1200 सेकेंड। तो यहां से आगे आपके पास जो Q था वो Q आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 6000 कूलम। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको पता लग रहा है कि 1 मोल निकिल डिपॉजिट होने के लिए, 1 मोल निकिल डिपॉजिट होने के लिए, और 1 मोल निकिल का जो आपके पास मास होगा वो कितना होगा, जितना इसका मोलर मास होगा 58.7 ग्राम। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, मतलब 2 × 96500 कूलम की जरूरत है। तो आप ऐसा लिख सकते थे क्या कि 2 फैराडे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 58.7 ग्राम ऑफ निकल, 58.7 ग्राम ऑफ निकल। अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कितना निकल डिपॉजिट होता, 58.7 डिवाइडेड बाय 2 × 96500, और यहाँ पे अपने पास चार्ज कितना है 6000 है चार्ज, तो 6000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कितना डिपॉजिट करवाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 600 कर देंगे, ये हो जाएगा 58.7 डिवाइड बाय 2 × 96500 मल्टीप्लाई बाय 6000, वही वैल्यू आ गई, सेम वही वैल्यू आ गई। तो यहां से आपके पास आ गया 1.825 ग्राम। कोई भी मेथड आप जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो सेम इसी तरह का है। 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ABC containing solution this respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until weight of deposit of silver given है at B. How low did the current flow and what mass of copper and zinc were deposited? देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी 2 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन वो दोनों तरीके मैं ऊपर समझा चुका हूं, अभी एक से ही करेंगे। देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये बोलता है कि 3 सेल है A, B और C। A है, B है और C है। A के अंदर ZnSO4 भरा है, B के अंदर AgNO3 भरा है
और C के अंदर इन्होंने भर रखा है कॉपर सल्फेट CuSO4 और इन सबको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया है, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया है। ये यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इस तरह से। अब ये बोलता है देखो ये तीनों सेल थी, अब ये बोलता है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो किया जा रहा है यानी कि आई फ्लो करवाया जा रहा है, ए जो आपके पास आई फ्लो करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है 1.5 एम्पियर, ठीक है। जब 1.5 एम्पियर करंट फ्लो करवाया जाता है तो वेट डिपॉजिट ऑफ एजी, सिल्वर का जो वेट डिपॉजिट है वो दे रखा है 1.45 ग्राम, ठीक, बी सेल के अंदर। ऑब्वियस सी बात है एजी इसके अंदर AgNO3 है तो डब्ल्यू डिपॉजिट यानी कि वेट डिपॉजिट होगा एजी का वो इसी सेल में होगा। उसके बाद ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कि आपको टाइम निकालना है कितने टाइम तक आपने करंट फ्लो करवाया तब जाके इतना वेट डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तीसरी बात उसने पूछी व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, यानी कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना हुआ और वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट कितना हुआ, ये बात आपको बतानी। तो देखो सबसे पहले तो हम टाइम निकालते हैं, सबसे पहले तो टाइम निकालते हैं। अब देखो बी सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है तो AgNO3 Ag की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। AgNO3 के अंदर Ag पॉजिटिव है, AgNO3 का मतलब है कि Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये Ag के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये सेल बी की बात हो रही है, सेल बी के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक। अब देखो 1 मोल Ag डिपॉजिट होने के लिए, 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए Ag आपको 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर ये डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और 1 मोल Ag का मतलब कितना होगा 108 ग्राम, जो इसका मोलर मास है उतना ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा 1 मोल, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट मैं यहां से लिख सकता हूं 108 ग्राम Ag deposited by 96500 कूलम। इतने कूलम से 108 ग्राम Ag डिपॉजिट होता है। अगर 1 ग्राम Ag डिपॉजिट हुआ तो कितना चार्ज रिक्वायर होगा, तो 96500 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपके पास कितना है, कितना मास डिपॉजिट हुआ Ag का 1.45, तो 1.45 ग्राम Ag डिपॉजिट करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, तो होगी 96500 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 1.45। तो ये आपके पास चार्ज आ गया। और ये चार्ज कितना आया मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको जल्दी से। ये चार्ज आया है आपके पास 1295.6 कूलम, इतना चार्ज आ गया। और हमने पढ़ा था चार्ज बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाय टी के, चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय I। और Q की वैल्यू कितनी आई है, Q की वैल्यू आई है 1295.6 डिवाइडेड बाय I। I कितना था 1.5, I कितना था 1.5, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 863.7 सेकेंड, इतना टाइम रिक्वायर होगा। एक तो आंसर ही आ गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरा फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि आपके पास जो वेट डिपॉजिट, जब आप सीरीज के अंदर 2 सेल रखते हैं और उसमें से सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो वेट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट स्पीसीज। यानी कि मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं वेट डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट डिपॉजिटेड ऑफ Ag will be equals to equivalent weight of copper divide by equivalent weight of Ag। ये फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो दिस इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं W कॉपर निकालना है, WAg गिवन है कितना 1.45 will be equals to equivalent weight of copper। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट देखो, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मोलिकुलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो सबसे पहले तो n फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखो किसमें है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में है,
तो जब कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट होगा तो इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो n फैक्टर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन की 1 मोल ने। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जिंक की बात कर लेता हूं यहीं पे, तो जिंक है वो ZnSO4 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। ठीक, अब कॉपर का जो आपके पास मोलिकुलर मास होता है, तो यहां से देखो इक्विवेलेंट वेट लिख रहा हूं मैं कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होगा जितना कॉपर का मोलिकुलर मास है। कॉपर का मोलिकुलर मास होता है आपके पास 63.5, कॉपर होता है 63.5 डिवाइड बाय n फैक्टर है 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag का मोलिकुलर मास 108 और इसका जो आपके पास n फैक्टर है, तो देखो n फैक्टर 1 है, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट हुआ है, तो n फैक्टर है 1, तो ये हो गया 1। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट W कॉपर विल बी इक्वल टू 1.45 मल्टीप्लाई बाई 63.5 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइड बाई 108। तो यहां से आपके पास जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो कॉपर कितना डिपॉजिट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो कॉपर डिपॉजिट होगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूं इसको जल्दी से। तो इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.426, वैल्यू आएगी 0.426 ग्राम। एक आंसर ये हो गया। सिमिलरली WZn weight deposit of zinc divided by WAg will be equals to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of Ag। अब जिंक का इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर मास कितना होता है जिंक का मोलिकुलर मास होता है आपके पास 65.3 और इसका n फैक्टर 2 है जिंक के केस में भी, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 108 डिवाइड बाई 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा तो 108 नीचे रह गया। अब यहां से दिस इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं W जिंक विल बी इक्वल्स टू 63.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 108 और मल्टीप्लाई बाई 1.5, सॉरी 65.3 था, 65.3 मल्टीप्लाई बाई 1.5। जब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.438 ग्राम। तो ये आपके पास इतना तो कॉपर डिपॉजिट होगा और इतना जिंक डिपॉजिट होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.17। इसमें 3-4 पार्ट हैं। तो देखो इसमें पूछा है कि इनके बीच में Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव के बीच में जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो हमें एक बात पता है क्या, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है, फिजिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0। और हमने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NFE डिग्री सेल। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए ऑब्वियस सी बात है E डिग्री सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर E डिग्री सेल पॉजिटिव होगा, की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन 0 होगी, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगी। मतलब सीधी बात यह है कि हमें जो स्पीसीज दिए हैं इनकी सेल बनाकर E डिग्री सेल कैलकुलेट करना है। अगर E डिग्री सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो प्रोसेस या रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज फिजिबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूं। देखो Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव की रिएक्शन लिखनी है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां से बन जाएगा ये Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, ये बन सकता है। अब इसको बैलेंस करें तो इसको मैं लगा दूं हाफ और आयरन बैलेंस है, ठीक है। अब इसका E डिग्री सेल कैलकुलेट करते हैं। E डिग्री सेल बराबर होता है E डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ माइनस E डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो देखो रिडक्शन किसका हुआ है, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो इसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, I नेगेटिव यानी कि -1 से 0 में चला गया, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हुआ, आयरन का। तो E डिग्री Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव
ठीक, माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब I2 हाफ I2 से I नेगेटिव। तो जब ये वैल्यू लिखते हैं तो देखो ये वैल्यू गिवन है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव गिवन है 0.77 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 0.541। तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 0.23 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस में है डिग्री सेल की वैल्यू। तो ये आपके पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फिजिबल होगी। ये रिएक्शन फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, या मैं बोलूं पॉसिबल होगी। ऐसे ही सिमिलर केस में अगले वाला क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले इनके बीच में रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखें तो देखो Ag पॉजिटिव जो कि एक्वस में है, कॉपर लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर, सिल्वर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले ई डिग्री सेल कैलकुलेट करेंगे। तो ई डिग्री सेल बराबर होगा ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, या मैं बोलूं ई डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ Ag पॉजिटिव से Ag के अंदर गया तो इसका रिडक्शन हो गया, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन किसका लिखेंगे, ई डिग्री Ag पॉजिटिव टू Ag, ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ है लेकिन इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। तो ये गिवन है, यह वैल्यू है 0.80 और ये हो गई माइनस 0.34। तो यहां से निकल के आया 0.46 वोल्ट। पॉजिटिव है इसलिए रिएक्शन फिजिबल है, ई डिग्री सेल पॉजिटिव इसलिए रिएक्शन फिजिबल है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले आयरन 3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस Br2 ऑफ Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन -1 से 0 गया, ऑक्सीडेशन। ई डिग्री सेल बराबर होगा ई डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, आयरन का, तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि Br2 से Br नेगेटिव। तो ये आपके पास आ गया, ये वैल्यू गिवन थी 0.77 माइनस 1.090। ऑब्वियस सी बात है यहां से माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस 0.32 वोल्ट, माइनस आ गया तो ई डिग्री सेल नेगेटिव, ई डिग्री सेल नेगेटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है तो देखो नेक्स्ट के अंदर सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे तो सेल रिएक्शन Ag प्लस Fe3 पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Fe2 पॉजिटिव। यहां से देखें तो Ag का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag का तो ऑक्सीडेशन, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका रिडक्शन। यहां से अपने पास आ जाएगा ई डिग्री सेल, ई डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है, आयरन का, तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव माइनस ई डिग्री जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है यानी कि Ag पॉजिटिव से Ag। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आई इसकी वो क्या आ गई, वैल्यू Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जाएंगे तो ये वैल्यू गिवन है 0.77 माइनस 0.80 यानी कि ये हो गया आपके पास कितना, माइनस 0.03 वोल्ट। माइनस में आ गई ई डिग्री सेल तो डेल्टा जी पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन फिजिबल या नॉट फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इसका सॉल्यूशन करें तो देखें, ये आपके पास है Br2 रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले Br2 प्लस Fe2 पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Br नेगेटिव के अंदर, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ, और Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव
ठीक, तो यहां से देखो E डिग्री सेल, सबसे पहले ये पता लगाते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, +2 से +3 चला गया ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में गया, रिडक्शन। तो E डिग्री जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है, Pr2 से Pr नेगेटिव, माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आपके पास 1.090 माइनस 0.77 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस का 0.32 वोल्ट। तो पॉजिटिव आई वैल्यू, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल। ये रिएक्शन आ गई फिजिबल।